हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस के क्या फीचर्स होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्टिंग क्या होती है, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू हम देखेंगे। उसके बाद आईक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर हम आईक्यू टेबल के बारे में देखेंगे। तो बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते ही होते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस वर्ड जो है इंटेलिजेंसिया से आया है। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की जो स्टडी है वो सर फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। तो इनको जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इंटेलिजेंस के बारे में की रिसर्च करने में, उनकी थ्योरी देने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के फीचर्स के बारे में। इंटेलिजेंस के क्या क्या फीचर्स, क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स है कि पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंटेलिजेंस का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ पावर है, कुछ उसमें शक्ति है, कुछ ताकत है। ठीक है, कि कैसी ताकत हो सकती है, वो कुछ मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकती है। उसके अंदर एक ऑलराउंड मेंटल एफिशिएंसी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रीजनिंग कैपेबिलिटी भी होती है। ठीक है, इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होता है, कि कंक्रीट थिंकिंग तो हो गया मूर्त चीजें जो आपके सामने दिखती हैं, फिजिकल थिंग्स, उनके बारे में देख के आप लॉजिक बना सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब हो गया अमूर्त, मतलब जिनको ऐसी चीजें जो सामने दिखती नहीं है लेकिन वो लॉजिकली एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की कैपेबिलिटी जो होती है वो भी आपकी इंटेलिजेंस में आती है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस भी इंटेलिजेंस में आता है। अगर आप कहते हैं कोई इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कर सके, कुछ सीख सके। और उसके अंदर एक एडेप्टेशन की का गुण भी होना चाहिए, कि अगर मान लो कोई नया एनवायरनमेंट उसको मिलता है और उसको वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है उस इन्वायरमेंट को, तो ये कैपेबिलिटी भी किस होनी चाहिए उसमें। तो ये कैपेबिलिटी किसके अंदर आती है, इंटेलिजेंस के अंदर आती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं इसके। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस की जो टेस्टिंग थी, ये आपकी अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है। और सबसे पहला जो इन्होंने टेस्ट दिया था वो 1905 में दिया था, 1905 में। ये आपने सन जो है ये ईयर याद रखना है, ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। पेपर में आप ये भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग किसको बोलते हैं, तो आपका अल्फ्रेड बिनेट जो है इनको बोला जाता है। ये ध्यान रखना है आपने। इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है इसकी थ्योरी पे कई बार वर्क हुआ, कई बार इसमें रिवीजन किया गया। तो इसके बेसिस पे और भी यहाँ पर कई फिलोसोफर्स आएंगे, कई साइकोलॉजिस्ट आएंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहले जो दी थी वो है अल्फ्रेड बिनेट ने। इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग बोला जाता है। और इन्होंने अपना फर्स्ट टेस्ट जो है 1905 में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये पिक्चर यहाँ पर मैंने शो की हुई है अल्फ्रेड बिनेट की, क्योंकि हो सकता है पिक्चर को देख के थोड़ा सा आपका ब्रेन जो है इसको इंफॉर्मेशन को इजीली कंज्यूम कर ले, थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए याद करने के लिए। तो आप इस पिक्चर को और इस नाम को याद रखेंगे, अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के बनते ही बनते हैं सारे टीईटी एग्जाम्स में। नेक्स्ट, जो रिवाइज्ड टेस्ट दिया था, अल्फ्रेड बिनेट के साथ में एक बंदा और मिल गया था, वो था थियोडोर साइमन। इन दोनों ने मिलके फिर एक रिवाइज्ड वर्जन दिया था इस टेस्ट का। ठीक है, और साथ के साथ एक मेंटल एज का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था, कि मेंटल एज क्या होती है। और फिर जो रिवाइज्ड वर्जन है इन्होंने 1908 में निकाला था। तो ये है आपके साइमन, ये अल्फ्रेड बिनेट। अभी लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा, ये अल्फ्रेड बिनेट, ये थियोडोर साइमन। तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया था, रिवाइज्ड वर्जन दिया था 1908 में। पिछली स्लाइड पे वापस से चलते हैं। 1905 में इन्होंने पहली बार दिया,
जो रिवाइज वर्जन आया वो 1908 में आया। तो ये 2 सन आपको याद रखने हैं, 1905 और 1908। ठीक है। और यहाँ पर मेंटल एज का कंसेप्ट आया। मेंटल एज मतलब आपकी 2 तरीके की एज होती है, एक तो बायोलॉजिकल एज हो गई, इसको आप क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ आपकी जो एक्चुअल में एज है। ठीक है। सपोज अभी आप 20 ईयर्स के हैं तो आपकी एज होगी 20 ईयर्स, क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन मेंटल एज जो है वो आपकी कैलकुलेट की जाती है फॉर्मूले से। ठीक है। तो मेंटल एज कैसे होगी, आपके आईक्यू बेस्ड जो होती है वो मेंटल एज होती है। तो अभी यहाँ पर क्या है, लेकिन आईक्यू का कंसेप्ट नहीं आया, लेकिन सिर्फ मेंटल एज का कंसेप्ट आया 1908 में। अभी आईक्यू का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आया था, आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो आया था आपका 1912 में, लुइस विलियम स्टर्न। ठीक है। इन्होंने दिया था ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, विलियम स्टर्न है ये। इन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होता है, इसको हिंदी में बुद्धि लब्धि भी बोलते हैं। ठीक है। 1912 में दिया था इन्होंने। ये सन याद रखना है आपने। ये वीडियो थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझने का भी है, लेकिन मेमोराइज करने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है याद रखना। आप अपना कॉपी नोटबुक और अपना कुछ भी ले ले, पेन वगैरह, और साथ के साथ ये पॉइंट्स लिखते जाएं और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे फ्यूचर में। अब आईक्यू का जो कंसेप्ट आया 1912 में, उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आईक्यू निकाला गया फिर। ठीक है। किसने निकाला, लेविस मेडिसन टर्मन ने निकाला। ठीक है। 1916 में निकाला था रिवाइज्ड फॉर्मूला। ये मेडिसन टर्मन है ये। ठीक है। और इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला था क्या, जो रिवाइज्ड फॉर्मूला निकाला था, एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100। मेंटल एज, एम ए यहाँ पे क्या है मेंटल एज, और सी ए क्या है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपकी जो रियल एज है। ठीक है। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है। तो ये रिवाइज्ड फॉर्मूला था आपका। तो यहाँ पर 1916 में निकला। तो अभी तक हमने 4 इयर्स के बारे में बात की। एक बार रिवीजन ले लेते हैं छोटी सी। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट आए थे। 1905 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट दिया था। देखते हैं दोबारा से। ठीक है। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट आए थे, इन्होंने अपना पहला टेस्ट दिया था। इंटेलिजेंस टेस्टिंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। फिर 1908 में इनके साथ में साइमन ने मिलके एक रिवाइज्ड वर्जन निकाला और मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। फिर 1912 में आईक्यू का कंसेप्ट आया, विलियम स्टर्न ने दिया। और 1916 में मेडिसन टर्मन ने आईक्यू का रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया। ठीक है। तो चारों चीजें अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लेविस मेडिसन टर्मन है और देखो इनके नाम में भी ये लुइस है। ठीक है। तो नाम की स्पेलिंग आपने ध्यान अलग है, इसमें ध्यान रखना है। विलियम स्टर्न है, इनके आगे लुइस लगा हुआ है, और ये भी कई लोग लुइस भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको यहाँ पे लेविस बोल रही हूँ। ठीक है। आप लुइस भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी है, ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन के कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कि आईक्यू बेस्ड कोई क्वेश्चन करके देखते हैं हम इस फॉर्मूले पे। सपोज एक आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सी टेट, एस टेट में, यूपी टेट में, कि अ चाइल्ड ऑफ 10 years scores 80 in IQ test, हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर्स। इसका मतलब क्या है, एक बच्चा है जिसकी एक्चुअल में जो एज है वो कितनी है, 10 ईयर्स है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो गई यहाँ पर 10 ईयर्स। आईक्यू में कितना उसको मार्क्स मिले हैं 80। ठीक है। तो यानी कि आईक्यू क्या हो गया उसका 80। ठीक है। तो मेंटल एज निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। तो आपको आईक्यू पता ही है, तो आईक्यू के नीचे आप यहाँ पर लिख देंगे 80। ठीक है। आईक्यू 80 दिया हुआ है, एम ए निकालना है, एम ए का एम ए रहने देंगे। सी ए की जगह क्या आ जाएगा 10 ईयर्स, क्योंकि सी ए आपकी 10 है, इंटू में 100। एम ए को यहीं पर रहने देंगे, बाकी चीजें वहां जाएंगी, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल, आपका कोई भी तरीका हो करने का। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 ईयर्स।
गॉट इट? समझ आया? आई होप बिल्कुल समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। इससे सिंपल तरीके से समझाना इम्पॉसिबल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। क्या याद रखना है आपने? एक तो ईयर्स याद रखने हैं, उनके नाम याद रखने हैं, किसने कौन सा वर्जन दिया था, ओरिजिनल टेस्ट दिया था, रिवाइज वर्जन किसने दिया था, कौन सी ईयर में दिया था, और प्लस आपको ये आईक्यू का फॉर्मूला जो है ये ध्यान रखना है। इससे इसी के बेस पे कई सारे सॉल्व करने के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं आईक्यू के टेबल के बारे में। आईक्यू का टेबल जो है, आप इसमें देखेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो 0 से 24 आईक्यू जो उसको मार्क्स मतलब जो स्कोर मिलता है, 0 से 24 जो है वो आपके इडियट्स में आते हैं। इडियट मतलब बिल्कुल ही दिमाग नहीं है, बिल्कुल उनका इंटेलिजेंस लेवल 0 है। ठीक है, 25 से 49 एम्बेसाइल में आते हैं, 50 से 69 फीबल माइंडेड होते हैं, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। बॉर्डर लाइन कौन से होते हैं? 70 टू 79। 80 टू 89 बिलो एवरेज में आते हैं। 90 टू 109 नॉर्मल, या फिर आप एवरेज बोल सकते हैं उनको। 110 टू 119 ये आपके अबव एवरेज आते हैं। 120 से 129 तक सुपीरियर होते हैं, और 130 से 139 जिनका आईक्यू लेवल होता है वो वेरी सुपीरियर, 140 प्लस वाले जीनियस होते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, अगर आप सारी याद कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको ये जो मैंने 3 कलर्स हाईलाइट किए हैं ये तो याद रखनी ही रखनी है। क्या? 70 टू 79 वाले बॉर्डर लाइन होते हैं, और एवरेज जो है वो 90 टू 109 जो आईक्यू होता है वो एवरेज में आता है, और सुपीरियर 120 से 129 होते हैं। तो ये 3 आपको याद रखनी ही रखनी है, और पूरा टेबल याद हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपको अलग अलग टेबल मिलेंगे, बट ये जो है ये जनरलाइज टेबल है। ये सबको मिला जुला के जो अभी रिसेंट का टेबल है, जो लेटेस्ट टेबल जो चलता है वो ये चलता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई अगर आपको क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।